इसको हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है और ये मैकेनिक्स के पार्ट्स में आता है, इसको हम उससे करके कैलकुलेट करना होता है। और सेंटर ऑफ मास को अगर आप द्रव्यमान केंद्र को डिफिनेशन देना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी पदार्थ से या पिंड का वह बिंदु जो कि काल्पनिक होता है, वो निश्चित बिंदु नहीं होता है, और वो पिंड के अंदर भी हो सकता है या पिंड के बाहर भी हो सकता है। ऐसा बिंदु जिसके चारों तरफ द्रव्यमान का वितरण बराबर होता है, मतलब कि आप उस बिंदु को कंटेन करोगे जिसके अराउंड चारों तरफ देखने पे बराबर द्रव्यमान का वितरण हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उस पॉइंट को हम उस बॉडी का क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सिंपल वर्ड में जैसे हम कहें तो हम कहते हैं कि अगर वहां पे पकड़ के उसे उठाया जाए तो हमारे बॉडी पे जो चारों तरफ का शेप होगा बॉडी का, वो लगभग समुद्र तल के समांतर रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 3 मीटर का छड़ है और उसको आप उठाना चाहते हो तो कहीं पे भी पकड़ के उठा सकते हो, लेकिन अगर उसको एक रस्सी से पकड़ के उठाना चाहते हो बांध कर, तो कहाँ पे ऐसा बांधोगे जहाँ पे वो एकदम समांतर रहे, मतलब क्षैतिज रहे, बीच में। वो बीच में नहीं बांधा जाता है, सेंटर ऑफ मास पे बांधा जाता है। अच्छा मान लीजिए छड़ इधर मोटा है और इधर पतला है, फिर बीच में बांधोगे? बीच में बांधोगे तो दरिया मोटा और टेंड हो जाएगा। मतलब कहाँ बांधना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होती है जहाँ पर लगभग सभी द्रव्यमानों का प्रभाव बराबर बना रहता है, मतलब वो पॉइंट ऐसा होता है कि वहाँ पे टच करके उठाओगे ना तो पूरा क्षैतिज बना रहेगा, वही एकदम मेन पॉइंट होता है। बट ये काल्पनिक बिंदु है, ये बिंदु छपा नहीं होता, लिखा नहीं होता, इसे हमें एक एजम्पशन करना होता है, कल्पना करना होता है। डिफिनीशन हम थोड़ा सा फिजिकल कैसे बताते हैं कि उसके चारों तरफ द्रव्यमान क्या रहता है, बराबर। मतलब चूंकि वो अगर वहां पे पकड़ के उठा रहे हो, इधर का द्रव्यमान और इधर का द्रव्यमान बराबर नहीं रहेगा तो ये टेढ़ा होगा पक्का है। अगर ये सीधा रहना चाहता है तो जहां पकड़ के उठा रहे हो वहां के इधर और इधर का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? अच्छा, उसके इधर और इधर का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? क्योंकि इधर ज्यादा हो जाएगा तो इधर झुक जाएगा, उधर ज्यादा होगा तो उधर झुकेगा, इधर ज्यादा होगा तो इधर झुकेगा, इधर ज्यादा होगा तो इधर झुकेगा। मतलब उस पॉइंट के चारों तरफ द्रव्यमान का वितरण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ऐसा ही पॉइंट क्या कहलाएगा? द्रव्यमान केंद्र। वो हर विंडो में होता है। हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसी भी पिंड के अंदर या बाहर, हो सकता है वो पिंड के अंदर हो या हो सकता है पिंड के बाहर हो, लेकिन किसी भी पिंड के अंदर या बाहर वह बिंदु जिसके चारों ओर द्रव्यमान का समान वितरण होता है, मतलब जिसके दाएं बाएं, आगे पीछे, अगल बगल, अपोजिट डायमेंशन में कहीं पर भी इक्वल द्रव्यमान के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र। कुछ निश्चित पिंडों के द्रव्यमान केंद्र आपको दिखा दिए गए हैं। जैसे कि एक छड़ लिया जाए, यूनिफॉर्म है, एक समान छड़ है जिसकी मोटाई एकदम बराबर है, और उस छड़ की अगर हम द्रव्यमान केंद्र का अनुमान लगाएं तो वो अगर यल लंबा है तो उसके बीचों बीच L/2 पे आपका द्रव्यमान केंद्र होगा, अर्थात वहां पे अगर धागा बांध कर रखोगे तो आपका छड़ एकदम क्षैतिज रहेगा। मतलब पूरा का पूरा बॉडी का द्रव्यमान का इफेक्ट कहाँ पे है? उस रॉड के बीचों बीच में है। दूसरा से रहा आयताकार पटल। अगर आपके पास कोई आयताकार प्लेट है जिसको हम रेक्टेंगुलर प्लेट कहते हैं, तो उसका द्रव्यमान केंद्र जहां पर उसके बीकर्ण कट करते हैं, बीकर्ण जानते हो ना, कोने को मिलाने वाले रेखाओं को बीकर्ण कहते हैं, और वो जहां पे कट किया होगा, परिच्छेद किए होंगे, उसी परिच्छेद बिंदु पर ही क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र। मतलब कोई आपके पास प्लेट है और उस प्लेट को आप उठाना चाहते हो रस्सी से बांध के, और ताकि प्लेट एकदम समतल रहे, टेढ़ा ना हो इधर उधर, तो कहाँ पे बांधना पड़ेगा? उसके द्रव्यमान केंद्र पे। और द्रव्यमान केंद्र होगा कहाँ? जहाँ पे उसके डायगोनल्स कट करेंगे, मतलब जहाँ पे उसके बीकर्ण कट करेंगे वहीं पे उसका द्रव्यमान केंद्र होगा, अर्थात बीचों बीच में होगा। तीसरा वृत्ताकार वलय, जिसको हम सर्कुलर रिंग कहते हैं, इंग्लिश में RING रिंग कहते हैं, छल्ला जिसको कहते हो, और शुद्ध हिंदी में उसे क्या कहते हैं? वलय। वलय का मतलब रिंग होता है, छल्ला होता है। अगर आपके पास एक छल्ला है तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? उसके सेंटर पे। अब देख पा रहे होगे कि जैसे यहाँ द्रव्यमान केंद्र पिंड के अंदर है, उसी छड़ के अंदर है, इसमें प्लेट के अंदर है, लेकिन इसमें द्रव्यमान तो यहाँ है ना, या तो खोखला रहेगा, लेकिन द्रव्यमान केंद्र कहाँ रहेगा? सेंटर पे। उस वलय के सेंटर पे मास होता है। मतलब तुम इनको कहीं भी पकड़ उठाओगे तो टेढ़ा हो जाया करेगा। तुम्हें ये मान लीजिए जैसे छल्ला है, इसमें से बीचों बीच में धागा बांध लो, और जब बीचों बीच धागा पकड़ के उठाओगे तो जब छल्ला सीधा आएगा, मतलब उसका द्रव्यमान केंद्र वही होता है, सेंटर, एट द सेंटर। तो रिंग का कहाँ होता है? सेंटर पे। रिंग का मतलब होता है जैसे चूड़ी होती है, कंगन होता है, सर्कुलर रिंग्स।
वृत्ताकार डिस्क, डिस्क क्या होता है, मतलब जब भरा भरा हो, जैसे कि सिक्का आता है, आपने सिक्का को देखा होगा, या पहले डीवीडी या सीडी के कैसेट्स होते थे, वो डिस्क को हम डिस्क कहते हैं। वैसे डिस्क का सबसे बेस्ट एग्जांपल सिक्का, कॉइन ही है, वो भी एक छोटा सा डिस्क है। डिस्क का भी द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, सेंटर पे होता है। मतलब डिस्क में भी उसी बीच वाले पॉइंट से ही उठाओगे तभी वो एकदम सीधा उठेगा, नहीं तो अगर कहीं और पकड़ के हैंग करोगे तो टेढ़ा होगा। और वो बीचों बीच ही पॉइंट उसका होता है, जिसके चारों तरफ द्रव्यमान का वितरण चारों तरफ क्या आता है, समान आता है, इसलिए उसका सेंटर ऑफ मास बीच में होता है। तो छड़ के भी लंबाई के आधे आधे पे बीचों बीच में होता है। रेक्टेंगुलर प्लेट, अगर आपका आयताकार प्लेट है तो उसके केंद्र पे होता है, जहाँ पे डायगोनल्स कट करते हैं। रिंग जो होती है, रिंग के सेंटर पे होता है। डिस्क के भी सेंटर पे होता है। हैलो सिलेंडर, खोखला बेलन, खोखला बेलन देखा होगा, जैसे पाइप आता है, ड्रम आता है, उसमें खोखले बेलन पे अगर बात करें, अगर उस बेलन की हाइट हम बेलन को सीधा ना रखे, झुका मतलब हॉरिजॉन्टली रखें, बेलन अक्सर लोग करके खड़ा खड़ा बनाते हैं, तो हमने उसको बेंड कर दिया है। अगर यह हाइट का है और ये हाइट का आपके पास एक खोखला बेलन है, तो उसके जो नीचे और ऊपर वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं, उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो होती है, बीचों वाली अक्ष जिसको बोलते हैं, नीचे भी एक वृत्त होता है, ऊपर भी एक वृत्त होता है। दो वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं किसमें, बेलन में। तो ऊपर वाले वृत्त और नीचे वाले वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। और उस अक्ष में आधे हाइट पर, पूरी बेलन के आधे हाइट पे द्रव्यमान केंद्र होता है, अर्थात देखा जाए तो बेलन के एकदम बीचों बीच में होता है। ठोस बेलन में, ठोस बेलन का मतलब होता है जो एकदम भरा भरा बेलन हो, और ठोस बेलन में भी वहीं पर होता है, कहाँ पे, अक्ष के बीचों बीच में, बेलन के अक्ष के बीचों बीच में सेंटर ऑफ मास होता है। खोखला गोला, हेलोस्फेयर, जैसे कि फुटबॉल आता है, बैलून्स आते हैं, खोखला गोला के भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होते हैं, सेंटर पे होते हैं। सीएम का मतलब सेंटर ऑफ मास लिखा है। ठोस गोला, ठोस गोला का मतलब जो भरा भरा हो, जैसे कि आपके मार्बल्स आते हैं, कांच की गोली, या आपके कई छर्रे देखे होंगे लोहे के, जो भी ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो उनका सेंटर ऑफ मास भी उनके कहाँ होता है, सेंटर पे होता है, क्योंकि उसके चारों तरफ द्रव्यमान का वितरण समान होता है। ये आपका आईआईटी में आया था, शंकु का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, तो शंकु का अगर हाइट h है तो उसका द्रव्यमान केंद्र नीचे से कितने ऊंचाई पे होता है, h/4। लेकिन जो आईआईटी में पूछा था वो ये पूछा था कि शंकु का द्रव्यमान केंद्र उसके शीर्ष से कितने दूरी पे होता है, तो शीर्ष से कितने दूरी पे होता है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन में h/4 था, h/2 था, 3h/4 था, 4h/3 था, तो उसमें कौन सा ऑप्शन आता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट h है और नीचे से h/4 पे द्रव्यमान केंद्र होता है, तो ऊपर से कितना आएगा, h में से h/4 घटा देंगे 3h/4, तो उसमें कई लोग जल्दबाजी में h/4 लगा के चले आए, लेकिन क्वेश्चन वो बदल दिया था, उन बॉटम से नहीं पूछा था, शीर्ष से पूछा था, क्योंकि बॉटम से h/4 पे होता है, तो शीर्ष से 3h/4 आएगा। मतलब यहाँ से देखोगे तो h में से जब घटाओगे तो कितना आएगा, उसमें ऑप्शन 3h/4 था। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से सेंटर ऑफ मास को लेकर। बात आती है सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे कैसे, अगर दो पिंड हो, पिंड का मतलब निकाय, जब कई पिंड आ जाते हैं, दो पिंड पास में आ जाते हैं, तो कई पिंडों से बनने वाले जो होती है उसको सिस्टम या निकाय कहते हैं। मतलब सिस्टम या निकाय कई पिंडों का क्या होता है, संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर उसमें आ रहे हैं तो हम उसको कई बेसिस पे लगाते हैं, कई तरह से सॉल्व करते हैं। पहला, जब तो आपको दो पिंड दे दे, m1 और m2 द्रव्यमान का, और उनके बीच की दूरी दे दे एक m1 है और एक m2 है। मान लीजिए एक गोला यहाँ है m1 का, एक गोला यहाँ है m2 का, और उनके बीच की दूरी कितनी है 8। तो इस पूरे सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, अर्थात मान लो जैसे 5 किलो है और यहाँ 20 किलो है, और दोनों को एक पतले से छड़ से बांध दिए। अब कहाँ पकड़ के उठाओगे कि ये हॉरिजॉन्टल है, द्रव्यमान केंद्र ही ढूंढना पड़ेगा, बीचों बीच उठाओगे, जब इधर 5 इधर 5 रहेगा तब बीच में उठाओगे तो बराबर उठेगा, इधर 5 इधर 20 रहेगा तो बीच में नहीं, कहीं और पकड़ना पड़ेगा। वो कहाँ आएगा, मतलब ये दोनों बॉडियों का सेंटर ऑफ मास अगर अलग अलग द्रव्यमान है, m1 और m2, और बीच की दूरी a लिखा है, तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ आएगा। इस पोजीशन को ज्ञात करने के लिए हम पहले ये पता करते हैं कि हम इधर से बताएं कि इधर से बताएं। अगर तुम m1 से बताना चाहते हो कितने दूरी पे आएगा, तो m1 से बताने पे मान लेते हैं x दूरी पे है, और m2 से बताने पे y दूरी पे है। तो तुम अगर m1 से x दूरी बताओगे तो ऊपर लोगे m2, नीचे लोगे m1 प्लस m2 और इनटू टोटल दूरी। लेकिन अगर m2 के तरफ से बताओगे तो ऊपर लोगे m1, नीचे तो m1 प्लस m2 और गुणे कुल टोटल दूरी। जब गुणा करोगे तो आपको बता देगा कि कितने दूरी पर आपका सेंटर ऑफ मास मिलेगा।
समझ में आया? सेंटर ऑफ मास चाहे इधर से निकाल दो चाहे इधर से निकाल दो। अब भाई मान लो इनके बीच में 70 सेंटीमीटर है और इधर से 20 पे आ रहा है तो पक्का इधर से 50 पे आएगा, उधर से 20 पे आएगा तो इधर से, लेकिन जिधर से तुम्हें निकालना है उधर से आप फार्मूला यूज कर सकते हो। दूसरा नंबर निर्देशांक ज्यामिति के रूप में आता है। मान लीजिए आपके दो तरफ तीन तरफ मान है m1 m2 m3 और वो आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा 3,2 2,4 xy प्लेन पे ऐसे बता दिया कि ये 3,2 पे रखा है, ये 4,5 पे रखा है, ये -1,3 पे रखा है। जैसे हमने बताया कि m1 रखा है, ये x1 y1 z1 हम 3 पॉइंट तो 3D के लिए लिख दिए। अगर आपका z नहीं है तो सिर्फ x1 y1 रहेगा 2D में। जैसे आपका अभी हाई स्कूल तक कोर्स में 2D ही चलता है, जब इंटर में जाओगे तो 3D स्टार्ट होगा। जब 3,2,5 तीन ठुआएंगे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस और लेकिन अगर नहीं जेड एक्सिस है तो सिर्फ एक्स वाई रहेगा, तो जेड वाले को हटा लेंगे। तो जैसे मान लीजिए बोल दिया 2 किलो वाला 1,2 पे है, 4 किलो वाला 3,5 पे है, 6 किलो वाला 1 कितने पे है। तो सिस्टम का जो पूरा सेंटर ऑफ मास होगा, पूरा मिला के सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम का होगा वो किस पॉइंट पे होगा, तो उसका एक्स सेंटर ऑफ मास का एक्स निकालने के लिए हम m1 x1 m2 x2 m3 x3, 4 लोग हैं तो m4 x4, 5 लोग हैं तो m5 x5, दुइये लोग हैं तो m1 x1 m2 x2 और डिवाइड बाई m1 m2, 3 है तो m1 m2 m3, 4 है तो बढ़ा लेंगे। समझ में आया? y वाला पॉइंट निकाल लेंगे, जैसे जहाँ सेंटर ऑफ मास होगा उसका x y z अच्छा होगा कि नहीं, x y z जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में, निर्देशांक जानते हैं, भुज कहते हैं, भुज कहते हैं क्या, वही निकालने के लिए y का YCM निकालना है, मतलब सेंटर ऑफ मास का y पोजीशन निकालना है। तो m1 y1 m2 y2 m3 y3 ऐसे z2 रहेगा, कर लेंगे डिवाइड बाई कर देंगे। z वाला पोजीशन चाहिए तो m1 z1 m2 z2 करते चले जाएंगे। अगर कोई तीन बॉडी है जो वेक्टर में रखे हैं, आपको पता होगा वेक्टर में एक पोजीशन होता है जिसको स्थित सदिश कहते हैं। अब मान लीजिए पहला द्रव्यमान r1 वेक्टर पे रखा है, दूसरा द्रव्यमान r2 वेक्टर पे रखा है और तीसरा द्रव्यमान r3 वेक्टर पे रखा है, और पूछ रहा है कि तीनों का से बना जो निकाय है इसका सेंटर ऑफ मास का क्या स्थित सदिश होगा। तो हम सेंटर ऑफ मास का जो स्थित सदिश होगा वो होगा m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर m3 r3 वेक्टर डिवाइड बाई m1 + m2 + m3 वो भी निकल जाएगा। अगर तीन कण के वेग अलग अलग है, v1 अलग है, v2 अलग है, v3 अलग है, m1 v1 वेग से भाग रहा है, m2 v2 वेग से भाग रहा है, m3 v3 वेग से भाग रहा है, तो इस तीनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी तो कहीं जा रहा होगा, वो किस वेग से चलेगा उसको निकालने के लिए m1 v1 + m2 v2 + m3 v3 डिवाइड बाई m1 + m2 + m3। अगर 3-4 द्रव्यमान है, 3 हो 2 हो 4 हो, 2 रहे तो इसको हटाओ, 4 रहे तो छोड़ बढ़ाओ, m4 a4 डिवाइड बाई m4 को जाओ। अब उसमें मान लीजिए 3-4 द्रव्यमान आपके पास है और अलग अलग त्वरण से जा रहे हैं। m1 पिंड a1 त्वरण से चल रहा है, m2 पिंड a2 त्वरण से चल रहा है, m3 पिंड a3 त्वरण से चल रहा है, और भी अगर कण है तो और भी त्वरण से चल रहे हैं, और उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, पूरे निकाय का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी चल रहा होगा कि नहीं। अरे भाई जैसे है मान लो यहाँ 2 किलो यहाँ भी 2 किलो, तो सेंटर ऑफ मास बीच में मिलेगा कि नहीं। अच्छा ये भी 2 किलो चले, ये भी 2 किलो चले, तो क्या सेंटर ऑफ मास बैठा रहेगा, वो भी तो चलेगा ना, वो किस वेग से चलेगा ये बताएगा। अगर सबका त्वरण अलग अलग है तो किस त्वरण से सेंटर ऑफ मास चलेगा ये बताएगा। अगर सब लोग की स्थित सदिश ये है तो आपका सेंटर ऑफ मास का स्थित सदिश क्या होगा ये बताएगा। अगर सभी लोग के निर्देशांक ये है तो आपके सेंटर ऑफ मास का निर्देशांक क्या होगा ये बताएगा। और लास्ट होता है इंटीग्रेटेड फॉर्म। जब हम लोग किसी भी, जैसे आपने पूछ लो कि सर ये कैसे पता चला कि h/4 पे है सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहाँ तो हम लोग कोई बेसिक देख रहे हैं कि बहुत से रैंडम जिगजैग टाइप है, क्योंकि उसमें तो आगे देख रहे हैं कोना है, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे मिला h/4 पे, या कैसे मिला कि इसका बीचों बीच ही मिलेगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग जिस फार्मूले को यूज करते हैं उसका क्या रूप कहलाता है, समाकलन रूप, इंटीग्रेटेड फॉर्म। और इन सबको लगा के हम प्रूव कर देते हैं किसी भी फार्मूले को, किसी भी निकाय को लेकर। जैसे हम ये बोले कि एक क्षण है जो यहाँ का त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, दोनों से बना है, तो यूनिफॉर्म रॉड होगा कि नहीं। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा, बीचों बीच। लेकिन अगर यहाँ का 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और यहाँ 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, ऐसे गिरा है, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में पड़ेगा ना, कहाँ पड़ेगा, थोड़ा इधर पड़ेगा,
कहाँ पड़ेगा ये कौन निकाल के देगा? समझ में आया? इंटीग्रेशन जिगजैग या अनयूनिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर लेता है। तो इससे हम बोलो इंटीग्रेशन के आपके बोर्ड में सिर्फ एक रॉड के लिए प्रूव किया है, छड़ को प्रूव करके दिखाया है कि L/2 पे होता है, बाकी चीजों के लिए दिखाया, लेकिन कंपटीशन लेवल में जाओगे आप गिनती नहीं है, पढ़ते रहो, खत्म ना होने वाला है। और कंपटीशन में ये इतना हट जाता है, इट इज द बोर्ड, कोई मतलब नहीं। वो कहता है भैया आपको ये स्पेशल चीज है, क्योंकि जिसको ये आता है उसको सब आता है। बोर्ड में है ये नहीं है, सिर्फ ऐसे लिख दिया है और एक तो ये प्रूव करा दिया है बस। तो हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसे प्रूव भी कराएंगे डेरिवेशन के तौर पे। बाकी इतनी चीजें अगर याद रहेगा तो सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन आप लगा पाओगे या समझ पाओगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार देख लो।